अनुच्छेद लेखन क्या है, किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है, ये हमसे क्यों लिखवाया जाता है। हमारे पत्र लेखन की, पत्र लेखन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 अंक का हर परीक्षा के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो वो अलग विधा है और अनुच्छेद लेखन जो है वो अलग विधा है। ठीक है, तनि संबंधी अशुद्धियां ना करें कि भाई कोई भी चीज ऐसी उठापटक वाली ना कर दें जो गड़बड़ हो, कार्य रूप में कैसे लाया जाए या इसका प्रभाव क्या हो। ठीक है, तो इन तमाम बातों पर आपको लिखना है अनुच्छेद पादक महोदय। फिर उसके बाद दूसरी जो लाइन आएगी उसमें आपको संस्था का नाम और हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू की समरी सीरीज में। और ये समरी सीरीज का आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपको हर एग्जाम में, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे आप एमपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे आप झारखंड बोर्ड के बच्चे हों या फिर आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, आपको जो ये लेक्चर है ना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत काम में आने वाला है। क्योंकि बेटा इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन, जो कि लगभग हर जगह आता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, ऐसी कोई भाषा की परीक्षा नहीं है कि जहां से 5वीं से लेकर 12वीं तक ये चैप्टर या ये टॉपिक ना आता हो। तो चलिए बच्चों, फटाफट चीजों को सीखने की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज के विषयवार बिंदुओं की ओर। तो बेटा सबसे पहले यहां पर हम सीखने वाले हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है, किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है, ये हमसे क्यों लिखवाया जाता है, इन तमाम बातों की यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण भी सीखेंगे, लिखने का तरीका भी सीखेंगे, बहुत सारी बातें जो है यहां पर आपके साथ साझा होंगी। ठीक है, फिर दूसरी बात जो आती है वो आती है हमारे पत्र लेखन की। पत्र लेखन जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 अंक का हर परीक्षा के अंदर देखा जाता है। ठीक है, चाहे परीक्षा कोई भी हो, आप चाहे यूपी से हो, एमपी से हो, कहीं से भी हो, पत्र लेखन आपको जरूर परीक्षा में आता है। तो यहां पर हम इस चीज को भी समझेंगे, बहुत बारीकी से जानेंगे। तो चलिए बेटा सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद लेखन की। अनुच्छेद मतलब होता क्या है, अनुच्छेद लिखते क्यों हैं, इन सारी चीजों की चर्चा करते हैं। पर जब परिभाषा की बात आती है कि अनुच्छेद क्या है, तो भाई आपके जहन में क्या बात आती है, आप क्या सोचते हैं अनुच्छेद क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट सोचो जरा। अब इस बात को समझो। देखो, अनुच्छेद मतलब ये होता है छोटी सी सार संग्रह में, मतलब छोटी सी बात में अपनी जो मूल बात है ना, उस बात को छोटे शब्दों में या कम शब्दों में कहना। आप कैसे कह सकते हो? तब आपके विचारों को सुव्यवस्थित तरीके से संजोना होगा, बहुत अच्छे अच्छे विचारों को सबसे पहले रखना होगा। इन तमाम क्रम को जब हम फॉलो करते हैं और जो उत्पाद निकल के आता है, हमारी बौद्धिक मशक्कत से जो चीजें बाहर निकल के आती हैं, उसे ही अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अब यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि किसी भी विषय पर अपने विचार, भाव, दृष्टिकोण को बड़ी ही रोचकता से लिपिबद्ध करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। क्या करना? लिपिबद्ध करना। अब यहां पर एक शब्द आया लिपि, लिपिबद्ध। ठीक है, तो भाई लिपिबद्ध का अर्थ क्या होता है? जहन में बिजली सी दौड़ी होगी कि भाई लिपिबद्ध बोला गया, लिखना तो बोला ही नहीं गया। अब यहां पर समझो क्या है, लिपिबद्ध का अर्थ ही होता है लिखना। ठीक है, इस बात को समझो। लिपि मतलब क्या होता है? अक्षरों की बनावट का तरीका। ठीक है, कौन सा अक्षर किस तरीके से बनेगा, ये जो तरीका होता है लिपि कहलाता है। ठीक है, और लिपिबद्ध करना मतलब किसी ध्वनि को लिपि में उतार देना, उसे ही हम कहते हैं लिखना। ठीक है, तो लिपिबद्ध करना होता है लिखना। और जब हम अपने विचारों को, भावों को बहुत संक्षिप्त तरीके से लिखते हैं, बहुत समझदारी के साथ लिखते, बहुत कम शब्दों में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं, वही कहलाता है अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अनुच्छेद लेखन में विचारों का प्रवाह और शब्द सीमा का पालन, दोनों चीज जो है वो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद लेखन परीक्षा में जब आता है तो आपसे ये अनिवार्य मांग की जाती है, ये माना जाता है कि बच्चे का जो प्रवाह है लिखने का और जो शब्द सीमा है, उन दोनों को मिलाकर जो है बच्चा लिखेगा और वहां से जो है अच्छे अंक प्राप्त करेगा। पर होता क्या है कि कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, या कोई टॉपिक हमें बहुत अच्छा आता है तो हम भूल जाते हैं कि भाई हमें कितना लिखना चाहिए, और हमारे मन में जो आता है, जो जो हमें पता रहता है, हम सब लिख देते हैं। पर ऐसा नहीं करना है। परीक्षा के अंदर जितनी शब्द सीमा दी गई हो उसी का अनुपालन करना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद लेखन के महत्वपूर्ण गुणों की, कि भाई अनुच्छेद लेखन हम किसे कहें, कौन महत्वपूर्ण हो सकता है अनुच्छेद लेखन के अंदर। अब देखिए, शब्द सीमा का अनुपालन। शब्द सीमा का अनुपालन क्या है, इस बात को समझो जरा बेटा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षा में हेल्प करेगा और आपका समय बचाएगा। अगर कहा जाता है
150 शब्द में लिखें। कितने शब्द में? 150 शब्द में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझो कि अगर कहा गया 150 शब्द में लिखना है तो 150 शब्द में ही लिखना है। अब ये जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपका एक एक शब्द गिने, 1 2 3 4 ऐसा करता जाए, ऐसा नहीं होता है बेटा। उसके पास इतना कॉपी होता है कि उसे ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, अगर वो एक एक शब्द गिनने बैठेगा तो कॉपी फिर चेक हो गई। लेकिन ये बात क्यों कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है कि आप विषय वस्तु से ना भटके, कहीं भी कुछ भी ना लिखें। तो अगर आपसे कहा जाता है कि 150 शब्द में लिखना है तो ऐसे कर सकते हो कि भाई इंट्रो जो है, मतलब आपका जो पहला बिंदु है वो 30 शब्द का बना लो। ठीक है, फिर जो दूसरा आपको शीर्षक दिया गया है या जो संकेत बिंदु दिया गया वो भी 30 शब्द का बना लो। ठीक है, तीसरा जो है वो 30 शब्द का बना लो। ठीक है, और फिर आगे या पीछे जिस टॉपिक पे आपको ज्यादा आता हो, जिस शीर्षक बिंदु पे आपको ज्यादा गहन ज्ञान हो, वहां उसको जो है ना वो आप 40 शब्दों का या 50 शब्दों का बना लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम चल सकता है। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज और आप कह सकते हो कि सर ये तो कुल मिला के 140 शब्द ही हो रहे हैं। ठीक है, या 130 शब्द ही हो रहे हैं। ठीक है, पर आप तो बोल रहे थे ज्यादा की बात। तो बेटा यहाँ पर ना ये जरूरी नहीं है कि तुम 150 बोला गया है तो 150 ही लिखो। उस तरीके से लिखो कि जो संतुलित लगे। ठीक है, कि भाई कोई भी चीज छूटी हुई ना लगे, ऐसा ना लगे कि अरे ये तो जल्दीबाजी में लिख दिया है, ऐसा नहीं। बहुत सभ्य तरीके से, बहुत शांत तरीके से जो उचित है वो लिखो। ठीक है, उसके बाद शब्द सीमा का अनुपालन स्वतः हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इस चीज का पालन निबंध लिखने में भी किया जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों की परंपरा अलग अलग है, दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। लेकिन जिन चीजों को यहां ध्यान में रखा जा सकता है उनको वहां ध्यान में भी रखा जा सकता है। अब देखिए, दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि एक ही बात को बार बार नहीं लिखना है। ठीक है, क्या होता है कि अक्सर बच्चे ये करते हैं कि भाई अब जैसे कोई मान के चलिए ऐसा कोई टॉपिक आ गया, ऐसा कोई विषय आ गया जिस पे हमें नहीं आ रहा है, तो भाई हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिखे जा रहे हैं, एक ही बात को घुमा घुमा कर लिख रहे हैं कि भाई गाय काली होती है, गाय की 4 टांगें होती हैं, गाय हमारी माता है। फिर लिख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत सम्मानीय स्थान है और गाय को माता की तरह पूजते हैं। तो एक ही बात को बार बार घुमा के नहीं लिखना है। अगर कोई एक बात आपको आती है जहन में कि भाई ये बात ठीक है, बहुत अच्छे से मुझे आती है, तो लिखिए। और अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा सोचिए, आगे बढ़ जाइए, वहां पर उस लाइन को छोड़ दीजिए, फिर आगे कवर कीजिए, दूसरे संकेत बिंदु की ओर चले जाइए। पर एक ही बात को घुमा घुमा कर मत लिखिए, उससे क्या होता है कि आपका इंप्रेशन बुरा पड़ता है। ठीक है, और फिर जब इंप्रेशन एक बार बुरा पड़ गया, एग्जामिनर ने ये सोच लिया कि बच्चा घुमा घुमा के लिख रहा है, तो फिर कापी जो है ना उस तरीके से वो आपको पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अनावश्यक अंक कटेंगे फालतू में, तो परेशान मत हो वहां। अगर कोई चीज नहीं आती है तो उसको छोड़ दो, बाद में कोशिश करना कि उसको कर पाओ, पर एक ही बात को बार बार घुमा के नहीं लिखना है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बात करते हैं, विषय वस्तु से ना भटकें। अब देखो भैया जी, विषय वस्तु से ना भटके, इस बात को जरा समझो। होता क्या है कि हम पढ़कर गए थे गाय का निबंध और आ गया गंगा नदी का निबंध। अब आफत हो गई कि भाई अब क्या करें, तो हम लिख रहे हैं कि भाई गंगा किनारे बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं और घास के मैदान में गाय चरती है। मेरे घर में भी एक गाय है जिसका नाम श्यामा है। अब भाई है तो निबंध गंगा नदी के ऊपर, लेकिन तुम लिख गाय का रहे हो। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो गया कि पहला तुम विषय वस्तु से भटक गए, दूसरी चीज जितनी भी मेहनत हमने पेपर में कर दी उसका हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि निबंध तो या अनुच्छेद जो है वो किसी विषय, पर्टिकुलर विषय के ऊपर पूछा गया है जो हमने लिखा ही नहीं है। तो ऐसा गलती कभी मत करें, जो पूछा जा रहा है उसी पर ध्यान दें, उसी पर लिखें। और बेटा अनुच्छेद लेखन बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता है। रचनात्मक लेखन के अंदर जो आपके 4 चीजें हैं, ठीक है, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन, ठीक है, और सूचना। ठीक है, ये कभी भी कठिन नहीं आते हैं बेटा। ठीक है, इतने सरल आते हैं कि अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप बहुत शांति से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, और ऑन टाइम कवर हो जाते हैं। यह दूसरी विशेषता ये भी है कि रचनात्मक लेखन से पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर 5 का है तो 5 भी मिलना संभव है। ठीक है, बस बात यह है कि जो बताया जाए उसको अच्छे से सीखना और समझना है। ठीक है, अब देखो भैया, दूसरी बात है विषय वस्तु में तारतम्यता हो, ये गुण हो दे। ठीक है, अगर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं तो कम से कम जो आप लिख रहे हैं उसमें क्रम हो, कि पहले मान के चलिए आप किसी शहर का वर्णन कर रहे हैं तो पहले शहर का भौगोलिक स्थिति बताएंगे, फिर उस शहर का परिवेश बताएंगे, फिर उस शहर के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं, ये तमाम बातें बताएंगे। अब ऐसे अचानक से नहीं बता दीजिएगा कि वहां पर अस्पताल है और यहाँ पर तालाब है। ठीक है, ये कोई तारतम्य नहीं है।
वो बात कहिए जो पढ़ने में लिखने में बहुत सुंदर लगे, ठीक है, एकदम सीक्वेंस के अंदर जो है बात आपकी झलकना चाहिए, ठीक है। और इसी चीज का नंबर मिलता है बेटा। देखो होता क्या है कि जितनी सुविधा, जितना जो आपका अनुच्छेद अच्छा दिखेगा, पढ़ने के अंदर जितना मजा आएगा, जितनी सुविधा लगेगी, उतने ही अंक आपको मिलते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर दूसरी बात यह है कि वाक्य रचना सरल एवं प्रभावी हो। बहुत सरल सरल शब्दों का प्रयोग करके रचना को प्रभावी बनाना है। देखो 10वीं के स्टैंडर्ड पे ना, 10वीं के अंदर बहुत ज्यादा जटिल शब्दों का प्रयोग है नहीं। ऐसा माना जाता है 10वीं के अंदर, हाई स्कूल के अंदर या इंटर परीक्षा के अंदर, कि जो भी बच्चा है वो है ना बोलना सुनना लिखना पढ़ना आदि कौशलों से संपन्न हो चुका है। कौशल की प्रौढ़ता जो है वो आगे की कक्षाओं में सीखेगा, यानी कि भाषा की जो प्रौढ़ता है वो जो है वो आगे की कक्षाओं में सीखेगा। पर 10वीं के लेवल पर ऐसा माना जाता है कि सामान्य भाषा में भी अगर लिख रहा है तो बहुत अच्छा, बहुत उत्कृष्ट है। तो इसी बात का हमें फायदा उठाना है, बहुत सरल भाषा में लिखना है, वाक्य रचना अच्छी रखनी है, ठीक है। किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना जो बहुत ज्यादा क्लिष्ट हो कि तुम ही लिख दिए वो फिर तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद लेखन में और निबंध लेखन में क्या अंतर होता है। देखो यहां पर ना एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है कि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं अक्सर कि भाई निबंध लेखन और पत्र लेखन एक ही हैं। पर भैया जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। निबंध लेखन जो है वो अलग विधा है, पत्र लेखन जो है वो सॉरी निबंध लेखन जो है वो अलग विधा है और अनुच्छेद लेखन जो है वो अलग विधा है, ठीक है। अब इसको समझो कि भाई क्यों इन दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले समझो क्या है। बात करते हैं अनुच्छेद लेखन से। अनुच्छेद में किसी विषय पर अपने चुने हुए विचारों को संक्षिप्त एवं सरलता पूर्वक लिखता है या लिखा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद में क्या होता है कि भाई विचारों के अंदर चुनिंदा विचारों को, अगर दिमाग के अंदर 10 बातें आई तो 10 में से कोई आप 5 ही लिख रहे हैं, ठीक है। पर निबंध के अंदर क्या होता है, विषय का विस्तार किया जाता है। आप आलोचना भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, ठीक है, समीक्षा भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। निबंध का जो फैलाव है, जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। पर अनुच्छेद का विस्तार कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी विशेषता की बात करते हैं। तो भैया सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना, उपसंहार आदि आदि बिंदुओं का अभाव होता है। किसी भी अनुच्छेद में आपको प्रस्तावना नहीं मिलेगी, किसी भी अनुच्छेद में आपको उपसंहार नहीं मिलेगा, जो मिडिल बॉडी होता है वो आपको नहीं मिलेगा। वहां पर संकेत बिंदु होते हैं, क्योंकि लेखक आपको या जो परीक्षक है वो आपके किसी विषय पर विचार जानना चाहता है। तो जिस जिस विषय पर वो आपके विचार जानना चाहेगा वो आपको संकेत बिंदु के अंदर 1 2 3 करके देता है, हमेशा देता है, ठीक बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत क्या होता है भाई साहब, निबंध में ये तीनों चीजें होती हैं, प्रस्तावना भी, उपसंहार भी, और जो टाइटल तुम्हारे मन को भा जाए सब बना डालो, ठीक है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। निबंध का मतलब ही है, निबंध मतलब अच्छा कसा हुआ, दबा के एकदम टाइट कसा हुआ, शब्दों की कसावट को ही निबंध कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है, तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनुच्छेद में किसी विषय का एक ही पहलू प्रस्तुत किया जाता है। हाँ भैया जी, चूंकि अनुच्छेद के अंदर चीजें जो हैं वो कम मात्रा में प्रस्तुत की जाती हैं, चुने हुए विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो भाई जब चुनी हुई चीजें प्रस्तुत की जाएंगी तो बहुत सारी चीजों में से कुछ ही चीजें प्रस्तुत की जाएंगी। और इस कारण क्या होता है कि भाई जो अनुच्छेद होता है उसके अंदर किसी भी विषय का, किसी भी वस्तु का एक ही पहलू दिखाया जाता है। और इतना करना उचित भी होता है कि भाई ज्यादा करेंगे तो अनुच्छेद जो है वो निबंध में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके विपरीत निबंध में क्या होता है कि भैया भर भर के आप अपने विषय के बारे में बता सकते हैं, हर पहलू को समझा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ना मैं आपको एक अगर आप पढ़े हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक बुक है, निबंध संग्रह है, चिंतामणि भाग 1, उसको पढ़िएगा बेटा, ठीक है। तो ये चीज जो है ना निबंध के अंदर और अनुच्छेद के अंदर क्या अंतर है वो आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे आप निबंध को आप पढ़ेंगे, जैसे उसके अंदर एक भय है, एक उत्साह करके निबंध है, 2 3 निबंध है जो बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा तो मजा भी आएगा और आप चीजों को समझ पाएंगे कि भाई निबंध में और अनुच्छेद में वास्तविक में क्या अंतर होता है, ठीक है। चलिए आप आगे बात करते हैं। भाई अनुच्छेद लेखन तो हमने सीख लिया, अनुच्छेद लेखन और निबंध में क्या अंतर होता है ये भी सीख लिया, अच्छे लेखन की विशेषता क्या है ये भी सीख ली। अब बात करते हैं सावधानियां क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए, तभी तो हमारा जो अनुच्छेद लेखन है वो सुलक्षण हो जाता है। भाई सुलक्षणों से युक्त हो जाएगा तभी तो अच्छे अच्छे अंक मिलेंगे। आइए समझते हैं। शीर्षक एवं उपशीर्षक का प्रयोग ना करें। वो होता है ना कि देखिए आपको संकेत बिंदु दिया तो आप यहाँ लिख दिए फला फला और फिर उसके बाद
यहाँ से ऐसा 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 बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, संकेत बिंदुओं का अनुपालन करते हुए ही लिखना है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो एग्जाम में दिया जाए, जो पूछा जाए वही लिखिएगा, उल्टा सीधा अपने मन से कुछ भी लिखने से बचना है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है, अनुच्छेद का अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। हाँ ये भी बात है कि भाई आ नहीं रहा है, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई अनुच्छेद लेखन से ही सारे नंबर मिल जाए, भले ही एग्जाम में 5 नंबर का आया है, लेकिन हम पे तो ऐसा आता है कि अगर हम लिख दें तो मजा आ जाए। तो तुम लिखे जा रहे हो, इतना भयंकर लिख दिए हो कि तुम चाह रहे हो कि अनुच्छेद में से ही 100 में से 100 मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। परीक्षा में अपना समय भी बचाना है, शब्दों का चयन भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, और कम समय में ज्यादा लिखना है। इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार नहीं देना है अनुच्छेद को, कम समय में अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करना है, शब्द सीमा का पालन करना है, ठीक है। तो ये बात जो है वो यहाँ पर ध्यान देने वाली है। अब देखो दूसरी बात क्या कही जा रही है, दूसरी बात ये कही जा रही है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना करें, कि भाई कोई भी चीज ऐसी उठापटक वाली ना कर दें जो गड़बड़ हो, ठीक है। जैसे तुम्हें लिखना है चिंता, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है चिंता, क्या चिंता, और तुमने लिख दिया चिता, ठीक है। चिंता करते हैं चिता करते हैं, हो गया गड़बड़, ठीक है। तो इसी चीज से बचना है। हिंदी के अंदर ना सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर आप शुद्ध लिखते हैं तो मान के चलिए कि 10% मार्क्स तो आपने हर परीक्षा में बचा लिए, ठीक है। 10% जो अंक है ना वो आपकी हर परीक्षा में बचेंगे अगर आप शुद्ध लिखते हैं। अब भाई शुद्ध लिखने का तरीका क्या है, तो भाई शुद्ध लिखने का तरीका बस इतना सा है प्यारे बच्चों कि लगातार प्रैक्टिस कीजिए। देखो हमारे अंदर ना सबसे बड़ा कमी क्या है कि जब एग्जाम आता है तभी हम लिखते हैं, ऐसा मत कीजिए। अपनी मर्जी से रोज 1-2 पेज लिखिए, और ये 1-2 पेज लिखना आपका जीवन बदलेंगे, ठीक है भाई। आपको एक तरफ ना भाषा की अच्छी समझ हो जाएगी, अशुद्धियां आपकी खत्म हो जाएंगी, साथ ही साथ आपको विचार करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इसीलिए प्यारे बच्चों हमेशा रोज 1 पेज लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ उदाहरण की। देखो यहां पर ना एक आध उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा, उस उदाहरण के बाद सारे कुछ उदाहरण आपको देकर जाऊंगा होमवर्क के तौर पर, कि अब भाई आप प्रैक्टिस कर सकें, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अब भैया क्या दिया गया है, तो देखो दिया गया है छात्र अनुशासन एक अनिवार्य आवश्यकता, तो ये तुम्हारा टाइटल हो गया। फिर उसके बाद संकेत बिंदु क्या क्या दिए गए हैं समझो। अनुशासन का अर्थ और महत्व, अनुशासन की प्रथम पाठशाला, व्यक्तिगत एवं सामाजिक अनुशासन, और अनुशासन एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट हैं उनको हमें लिखना है। अब देखो यहां पर एक टेक्निक लगा लो, क्या बोला जा रहा है हमसे कि भाई 150 शब्द में लिखना है, ठीक है। अब 150 शब्द में लिखना है तो भाई पर टॉपिक 40-40 वर्ड छाट लो, अनुच्छेद बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। अनुच्छेद बड़ा भी नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है, अनुच्छेद बड़ा भी नहीं होने के साथ साथ आपका समय भी बच रहा है, फैला हुआ नहीं लगेगा। तो क्या करो कि जो पहला वाला उपशीर्षक है या संकेत बिंदु है उसमें 40 शब्द लिखो, फिर दूसरे वाले उपशीर्षक में 40 शब्द लिखो, फिर तीसरे वाले उपशीर्षक में 40 लिखो, और फिर लिखो 40, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिरवा 4 चौके 16। अब यहाँ पर ना भले ही तुमने 40 का लिमिट बना लिया है, कहीं ना कहीं कुछ तो घटेगा कुछ तो बढ़ेगा, ठीक है। और यही घटना बढ़ना क्या हो जाएगा, आपका आपके अनुच्छेद को एक रूप दे देगा, ठीक है। तो भले ही वो 160 शब्द दिख रहे हो, पर आप लिखी 150। जो आप सोच रहे हैं वो हमेशा थोड़ी ना होता है, इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे तो कुछ शब्द यहाँ के वहां हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आइए फटाफट समझते हैं। तो देखिए भैया कुछ महत्वपूर्ण हमारे संकेत बिंदु थे। अब इन संकेत बिंदु के आधार पर ही लिखना है। तो सबसे पहले अनुशासन शब्द का अर्थ, यहाँ पर मैंने केवल तुम्हें समझाने के लिए ऐसा लिखा है, परीक्षा में टॉपिक या हेडिंग वगैरह जो है वो नहीं बनाइएगा, ठीक है। चलिए, शासन अर्थात व्यवस्थाओं के अनुसार जीवन यापन करना। यदि कोई व्यवस्था निश्चित की गई है तो उसके अनुसार जीना, यदि व्यवस्था निश्चित नहीं है तो जीवन में कोई नियम व्यवस्था या क्रम बनाना। अनुशासन जीवन को चुस्त दुरुस्त बना देता है, इससे कार्य कुशलता बढ़ती है, समय का पूरा सदुपयोग होता है। तो भैया यहाँ पर हमने अनुशासन शब्द का अर्थ समझा, क्या समझा कि भाई शासन का अर्थ नियंत्रण करना, व्यवस्था करना। अब व्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती है, या तो बाह्य व्यवस्था की बात की जाए कि कोई हम पे जो है वो शासन कर रहा है या हमारे लिए व्यवस्था कर रहा है, या फिर जब हम स्वयं करने लगे, तो जब हम स्वयं व्यवस्था करते हैं वही अनुशासन कहलाता है। तो यहाँ इस बात को दर्शाया भी गया है, बताया भी गया है, ठीक है बेटा।
आइए आगे बढ़ते हैं। अनुशासन का पाठ पहले परिवार से सीखा जाता है। यदि परिवार में सब कुछ व्यवस्था से किए जाते हैं, परिवार में सब कार्य व्यवस्था से किए जाते हैं, तो बच्चा भी अनुशासन सीख जाता है। इसीलिए मनुष्य को सबसे पहले अपना घर अनुशासित करना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ये एक तरीका हो गया। और यहाँ पर ना हमारा जो दूसरा टॉपिक था अनुशासन की प्रथम पाठशाला, हम उस पर पहुंच गए हैं, पहला कवर करके दूसरे पर चले गए। ठीक है बच्चा, चलो अब देखो, अनुशासन ना केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है अपितु सामाजिक जीवन के लिए भी परम आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन का अर्थ है छात्र को हर कार्य समय और व्यवस्था से करने की आदत होनी चाहिए, उसके काम करने के घंटे निश्चित होने चाहिए, दिनचर्या निश्चित होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पर व्यक्तिगत अनुशासन की चर्चा भी हमने कर ली है। अब देखो क्या है, तीसरा जो हमारा पॉइंट था उस पर चलते हैं। सामाजिक जीवन में अनुशासन होना अनिवार्य है। जैसे गाड़ियां, बसें, विद्यालय, कार्यालय सभी समय से खुले, समय से बंद हो, कर्मचारी ठीक समय पर अपने अपने स्थान पर कार्य करने के लिए तैयार हों, वहां टाल मटोल ना हो। इसी के साथ छात्र भी सामाजिक कार्यों में यथा समय पहुंचे, वे वहां की सारी नियम व्यवस्थाओं का पालन करें। तो यहाँ पर बेटा अनुशासन का महत्व भी बताया गया है कि सामाजिक अनुशासन क्या होता है, व्यक्तिगत अनुशासन क्या होता है। ठीक है, फिर देखो अंत में क्या बात कही जा रही है। वास्तव में अनुशासन एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा विद्या है, अनुशासन का लक्ष्य जीवन को सुमधुर और सुविधापूर्ण बनाना। अनुशासित व्यक्ति को सुशिक्षित और सभ्य कहा जाता है। वह न केवल स्वच्छता पर ध्यान देता है बल्कि अपनी बोलचाल और व्यवहार पर भी ध्यान देता है। वह समाज के बीच खलल नहीं डालता बल्कि व्यवहार की गरिमा बढ़ाता है। इस प्रकार अनुशासन जीवन मूल्य है, मनुष्य का आदर्श है। ठीक है, तो ये बात जो है बेटा यहाँ पर हमने जाना किस तरीके से, हमें उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार से हमें अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक चीज और देखो कि जो जो बातें कही गई थी हमने उसी के अंतर्गत लिखा है। पहले हमसे कहा गया था अनुशासन का महत्व, तो हमने भैया अर्थ और महत्व बताया। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, अनुशासन की प्रथम पाठशाला, तो परिवार के विषय में हमने दूसरे पैराग्राफ में चर्चा की है। तीसरे पैराग्राफ के अंदर कहा गया था व्यक्तिगत और सामाजिक अनुशासन, तो उस पर भी हमने चर्चा की थी। देखो यहाँ पर तीसरे में कहा गया था केवल व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर हमने व्यक्तिगत चर्चा कर दी और यहाँ पर हमने सामाजिक की बात कही। ठीक है, और अंत में हमने ये बताया कि अनुशासन जो है वो एक जीवन मूल्य है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद के अंदर जितने टॉपिक हमें दिए गए थे हमने सारे के सारे कवर कर दिए, सारे के सारे शीर्षक जो है वो लिखे हैं। अब यहाँ पर बेटा जो है अनुच्छेद लेखन प्रैक्टिस का मसला है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, जितना अभ्यास करोगे ना, उतना जो है वो आपको सुविधा हो जाएगी, उतने जो है वो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना कि भाला जो है तलवार की धार पजाने से बढ़ती है। ठीक है, और विद्या जो है वो अभ्यास से बढ़ती है। तो भयंकर अभ्यास करो जितना कर सकते हो। अब अभ्यास करोगे कैसे, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आप होमवर्क के तौर पे या गृह कार्य के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से आप जो अपनी लिखने की स्पीड है, जो तरीका है, वो तमाम तरीके की चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो पहला क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के माध्यम से 150 शब्द में अनुच्छेद लिखिए। क्या है भैया, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, समय की मांग, किसकी मांग है, समय की मांग है। तो पहला उपशीर्षक या पहला जो है संकेत बिंदु क्या है, मानव और पर्यावरण में अटूट संबंध। दूसरा क्या है, संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तीसरा है संरक्षण की योजना का प्रभाव। तो आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे लिए, निम्नलिखित में से किसी एक संकेत बिंदु के आधार पर 150 शब्द में अनुच्छेद लिखना है। और भाई शब्द क्या है या शीर्षक क्या है, तो भाई शीर्षक है एक भारत श्रेष्ठ भारत। योजना का प्रारंभ कब हुआ था, ऐसी योजनाओं की आवश्यकता क्यों, विद्यालय में इस कार्य रूप में कैसे लाया जाए या इसका प्रभाव क्या हो। ठीक है, तो इन तमाम बातों पर आपको लिखना है अनुच्छेद, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये भी क्वेश्चन है, देखो जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, जो भी क्लास नोट्स डाउनलोड करेंगे, उनके लिए तो बेनिफिशियल है, ये सारे क्वेश्चन आपको यूं ही मिल जाएंगे। पर जो नहीं करने वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे तरीके से इसको देख लो और बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश करना भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के माध्यम से, तो वही बात है ऑनलाइन शिक्षा के बारे में आपको बताना है और वर्तमान प्रतिक्षेप पे बताना है। फिर दूसरी बात ये बताना कि सकारात्मक प्रभाव क्या है और कमी कौन कौन सी। फिर अंत में बताना कि इन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो ये बातें कुछ आपको बताना है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे बेटा, जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो हमारा
अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक जो है वो है पत्र लेखन। अब भाई पत्र लेखन होता क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं पत्र की क्या होता है। ठीक है, देखो पत्र जो है ना उसको तो हम कहते हैं लेटर, ठीक है, पर वो तो उसका अनुवाद हो गया, या एक तरीके से हम कहें कि अंग्रेजी में उसका दूसरा नाम हो गया। पर मूलतः पत्र होता क्या है, ये जरा सोचो 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 सोचो। ठीक है, अब देखो इस बात को समझो, पत्र वास्तव में किसी कागज पर या किसी चिट्ठी वगैरह पर, किसी भी चीज पर अपने विचारों को लिखकर प्रेषित करना ही पत्र कहलाता है। क्या करना, अपने विचारों को लिखकर प्रेषित करना ही पत्र कहलाता है। ठीक है, पर अब जब समय बदल गया है तो पत्र लिखने के तरीके बदल गए हैं, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। ठीक है, तो पत्र लेखन के अंतर्गत अब हम पढ़ने वाले हैं कैसे हमें पत्र लिखते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो पत्र लेखन में ध्यान रखनी चाहिए, तमाम तरीके की बातों को हम यहाँ पर समझेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं कि पत्र लेखन होता क्या। देखो पहले भी मैंने बताया था कि अपनी बातों को लिखकर क्या करना है, अपनी बातों को लिखकर प्रेषित करना, इसी बात को क्या कहते हैं, पत्र लेखन कहते हैं। परिभाषा की यदि बात करें तो कहा जा रहा है लेखन की वह विधा जिसके माध्यम से हम अपने विचार भाव संदेश के रूप में लिखकर किसी व्यक्ति संस्था कार्यालय आदि को प्रेषित करते हैं, पत्र लेखन कहलाता है। ठीक है, तो जब भी आप अपनी चिट्ठी, देखो कैसी अपनी चिट्ठी जो है ना ऐसा लिख के किसी दूसरे व्यक्ति को, ऐसे चिट्ठी लिखी, ठीक है, और किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ कहीं ऑफिस में, स्कूल में, ऐसा कहीं भेज दिए, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पत्र लेखन कहते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन को समझने के बाद पत्र लेखन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, भाई ये बात भी अनिवार्य है, पत्र लेखन की विशेषताओं को समझना चाहिए। तो आजा फटाफट समझ लेते हैं। सबसे बड़ी बात है शुद्धता। देखो खाना शुद्ध खाओगे तो शरीर शुद्ध रहेगा, ठीक है, और यदि अच्छा लिखोगे, शुद्ध लिखोगे तो आपकी बात से लोग प्रभावित तो हो जाते हैं। ठीक है, तो शुद्ध खाओ शुद्ध लिखो। पत्र लेखन में वर्तनी संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं हो। चिंता को चिता और चिता को चिंता मत लिखना, यही दिक्कत का विषय होता है। ठीक है, आपकी बात अच्छे तरीके से कन्वे नहीं हो पाती है, पत्र पढ़ने वाला आपकी बात को समझ नहीं पाएगा और फिर आपको उत्तर नहीं मिलेगा पत्र का। और अगर परीक्षा में लिख रहे हैं तो भाई साहब अंक कट जाएंगे, इसलिए अंक बचाना है तो शुद्धता पर विचार करना ही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, स्पष्टता। स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब वही बात कि भाई जो आप पत्र में कहना चाह रहे हैं, यदि छुट्टी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो स्पष्ट कहें कि महोदय जी मैं छुट्टी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे छुट्टी दे दो। ठीक है, तो पत्र में जो विषय है या जिस विषय के लिए आप पत्र लिख रहे हैं उसकी क्लैरिटी होना जरूरी है। जो बात आप कह रहे हैं वो स्पष्ट रूप से आप सामने रखें ताकि उस पर निर्णय लिया जा सके। आगे क्या है, संक्षिप्तता। हाँ भाई साहब, पत्र में संक्षिप्तता का बहुत विशेष महत्व होता है। बहुत बड़ा चढ़ा के पत्र नहीं लिखना है। ठीक है, कि पत्र आ रहा है तो लिख रहे हो 4 पेज का, ऐसा नहीं बाबूजी। पत्र लिखते हैं छोटा सा, मुश्किल से मुश्किल 1 पेज का पत्र। ठीक है, और परीक्षा में ये कोशिश करिएगा कि 1 पेज में ही सारा पत्र आपका कंप्लीट हो जाए। अगर पत्र दूसरे पेज पर चला गया तो भाई साहब नंबर कटने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए संक्षिप्त पत्र लिखा जाता है, बहुत ज्यादा बातें नहीं की जाती हैं, पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे की बात कही जाती है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि परीक्षा में एक ही पेज पर पत्र लिखना है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सरलता की। पत्र में जिस भाषा का प्रयोग करना चाहिए वह प्रभावपूर्ण और सरल होनी चाहिए। बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो इसका कारण ये भी है कि आप पढ़ रहे हो हिंदी और सीबीएसई के अंदर ना इंग्लिश का बोलबाला ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर आप कोई कठिन शब्द लिख दो, कोई विद्वत्तापूर्ण बात कर दो, ठीक है, तो पता नहीं सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है ना, जो अफसर वर्ग है, ठीक है, वो भी अंग्रेजी का तोता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो प्रचलन की भाषा है अब वो हिंदी से अंग्रेजी हो चुकी है, तो हिंदी का ज्ञान जो है वो धीरे 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 सिकुड़ रहा है। ठीक है, इसलिए सरल शब्दों का प्रयोग, बोलचाल वाले शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हमें करना है। फिर दूसरी बात जो है वो है भाषा शैली। जब भी पत्र लिखें तो भैया पत्र के लिए ना हमेशा भाषा शैली विनम्र होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विनम्रता पूर्वक होनी चाहिए। पत्र लिखें, किसी को ईमेल करें, किसी को कोई मैसेज करें, ठीक है, तीनों जगह एक चीज याद रखना, जीवन में सूत्र है, बहुत फटाफट काम होता है इस चीज से, कि भाषा जो है वो विनम्र रखें। ठीक है, लोग आपकी तवज्जो करेंगे इस चीज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पत्र के प्रकार की। तो बेटा पत्र के मूलतः 2 प्रकार हैं, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो जो किसी संस्था को लिखे जाएं, किसी कार्यालय को लिखे जाएं या किसी अधिकारी को लिखे जाएं। वो तमाम तरीके के पत्र जो किसी संस्था, किसी अधिकारी को लिखे जा रहे हैं
वो सारे के सारे औपचारिक पत्र कहलाएंगे। चाहे आप अपने स्कूल प्रिंसिपल को पत्र लिखें, चाहे आप अपने टीचर को पत्र लिखें, चाहे आप अपने बॉस को पत्र लिखें, चाहे किसी कार्यालय यानी कि पत्र पत्रिका को पत्र लिख रहे हो, ठीक है। और इसके विपरीत जब आप अपने मित्र, परिवार, दोस्त यार को पत्र लिख रहे हो, पापा जी को पत्र लिखें, माता जी को पत्र लिखें, तो वो सारे की सारे पत्र अनौपचारिक कहलाते हैं, ठीक है बच्चा। ये बात बिल्कुल सिंपल सी, बहुत जल्दी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अब समझते हैं औपचारिक पत्रों का प्रारूप क्या होता है। भैया प्रारूप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अंक होते हैं, ठीक है। हर बोर्ड के अंदर अलग अलग अंक हैं, किसी बोर्ड के अंदर 1 है, किसी बोर्ड के अंदर 2 है, लेकिन मूलतः 1 से 2 अंक केवल और केवल आपके प्रारूप पर होते हैं कि किस तरीके से जो है वो लेटर को आपने जमाया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इस तरीके से आप जमा सकते हैं। सबसे पहले आपको सेवा में लिखना है। अगर आप औपचारिक, यहाँ पर औपचारिक की बात की जा रही है, तो अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में या प्रति। प्रति का प्रयोग तो वैसे आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारे पत्र जो है वो स्कूल वगैरह के लिए ही लिखना है। फिर उसके बाद आपको पद बताना है। अगर प्राचार्य को लिख रहे हैं तो प्राचार्य महोदय, हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। किसी संपादक को लिख रहे हैं तो संपादक महोदय। फिर उसके बाद दूसरी जो लाइन आएगी उसमें आपको संस्था का नाम और संस्था कहाँ स्थित है उसका स्थान, कौन विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं उस चीज को बताना है। अंत में जब इतना सब हो जाए कि भाई आपने अपना अनुवाद क्या बोलते हैं संबोधन दिया, संबोधन के बाद पद बताया कि भाई आप किस पद पर विराजमान है महोदय जी, किस पद के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। चूंकि बेटा ये अनौपचारिक पत्र है, ठीक है, सॉरी औपचारिक पत्र है, इसलिए यहाँ पर पद की चर्चा की जा रही है, ठीक है। केवल औपचारिक पत्र के अंदर ही पद की चर्चा की जाती है, ठीक है। चलिए फिर संस्था का नाम बताइएगा, फिर स्थान बताना, फिर विषय बताना है, फिर बताना है एक दूसरा संबोधन, उसको लिखना है महोदय या महानुभाव। और फिर बाद में इसके बाद हमारा मूल कंटेंट शुरू होता है, मूल बात शुरू होती है कि हम किस लिए पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, और पत्र लिखने का क्या उद्देश्य था। अंत में भवदीय लिखना है। सबसे अंत में जब आपका कंप्लीट हो जाए तो भैया यहां से लेफ्ट साइड आपको लिखना है भवदीय, और भवदीय के अंदर बताना है कि भाई कौन ने पत्र लिखा, यानी कि किसने पत्र लिखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भैया फटाफट कुछ उदाहरणों की। तो एक उदाहरण इस प्रकार से, अपने आर्थिक कारणों का उल्लेख करते हुए प्रधान अध्यापक या प्रधान आचार्य की छात्रवृत्ति हेतु, प्रधान आचार्य से छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। चलिए अब देखो भैया क्या है, सबसे पहले वही चीज संबोधन दीजिएगा, फिर प्रधानाचार्य महोदय। तो यहाँ पर आपने पद बताया, कहाँ के प्रधानाचार्य है तो केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, तो आपने संस्था बता दी। ये केंद्रीय विद्यालय कहाँ स्थित है तो आपने क्या बताया, स्थान बताया कि भैया रजतपुरम सागर उत्तर प्रदेश में कहीं स्थित है। उसके साथ साथ फिर आपने विषय बताया कि छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु लिखना है। फिर उसके बाद आपने बताया महोदय यानी कि संबोधन दिया, और यहाँ से अपनी मूल बात जो है वो आपने शुरू करी। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं बी में अध्ययनरत हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वे विद्यालय के शुल्क का भार वहन करने में असमर्थ है। अपनी पिछली कक्षा में मेरा शैक्षणिक प्रदर्शन अत्यंत उत्कृष्ट रहा है तथा खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताओं में मैंने अनेक पदक प्राप्त किए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं, ठीक है। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। तो देखो यहाँ पर ना आपने अपना मूल कंटेंट कहा है, और यहाँ पर जो जो विशेषताएं थी उन तमाम तरीके की विशेषताओं को ध्यान में रखना। भाषा नम्रता वाली होनी चाहिए, ठीक है। और अंत में आप यहाँ पर अपना कक्षा डालेंगे और जिसके नाम से आप लेटर लिख रहे हैं। अगर परीक्षा में कहा जा रहा है कि आप सोनू कुमार हैं तो फिर चाहे आप सोनू कुमार कोई भी कुमार हो, आपको सोनू कुमार ही बनना है, ठीक है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप नमिता देवी तो फिर आप नमिता देवी के नाम से ही लेटर लिखेंगे, और अगर नहीं कहा गया है तो जबरदस्ती मत लिखना वरना नंबर कटते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले उदाहरण की। तो देखो भैया अगला उदाहरण क्या है, अपने आसपास बढ़ती गंदगी के निराकरण करने हेतु प्रार्थना पत्र करने हुए नगर निगम अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखें या पत्र लिखें। तो भैया एक तरीके का लेटर हमने स्कूल वाला देखा था, अब सीखेंगे शिकायती पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। शिकायती पत्र के अंदर सबसे पहले आप एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालना इसलिए अनिवार्य है ताकि पता चले कि ये शिकायत आई कहाँ से, ताकि उसका निराकरण किया जा सके। जैसे मान के चलो आपने एड्रेस नहीं डाला और आपने पत्र डाल दिया, और तब उसको पता ही नहीं चलेगा कि एक शहर में कितने मोहल्ले हैं, कितनी क्या क्या चीज़ें हैं, वो कहाँ जाएगा मतलब आपकी शिकायत का निवारण करने के लिए। इसीलिए वहाँ पर एड्रेस डालने की परंपरा होती है, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, डेट भी डालेंगे। अब यहाँ से देखो एड्रेस और डेट डालने के बाद अब शुरू होगा सेवा में नगर निगम अधिकारी सेक्टर 53 गाजियाबाद। तो ये पद, स्थान और संस्था तीनों चीजें क्या हैं,
औपचारिक पत्र के अंदर होती हैं। ठीक है, औपचारिक। ठीक है, इस चीज को याद रखना, अगर कहीं भी ये तीन चीजों का जिक्र है तो वो पत्र क्या होगा, औपचारिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, फिर सीधी सीधी बात करो विषय की। विषय के अंदर आपको क्या लिखना है, आसपास के क्षेत्र में फैली गंदगी को दूर करवाने हेतु बाबत महोदय, मैं आपका ध्यान सेक्टर 53 तथा आसपास के इलाकों में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं तथा गलियों में यहाँ वहां कूड़ा सड़ रहा है। सफाई कर्मचारी सप्ताह में एक बार भी सफाई करते नहीं है, यानी कि सफाई नहीं करते हैं, तथा नगर निगम की गाड़ियां बहुत समय से दिखाई नहीं पड़ती। चारों तरफ मक्खी मच्छर तथा बदबू का साम्राज्य है। यह स्थिति महामारी का कारण भी हो सकती है। आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करें। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चीजों को बता सकते हैं। देखो, फॉर्मेट वही फॉलो करना है, बस चीजें बदलती जा रही हैं। कभी प्रधानाध्यापक के लिए पत्र, कभी किसी अधिकारी के लिए पत्र, कभी किसी संपादक के लिए पत्र। और यहाँ पर ना एक चीज और याद रखना कि भाषा नम्रता पूर्वक ही रखना है, बस इतना चीज करना है। और जो आप लिखना चाहते हैं वो प्रैक्टिस करते जाइए, आता जाएगा। ठीक है बेटा, पत्र और अनुच्छेद केवल प्रैक्टिस का मसला है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप की। तो बेटा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप सिंपल सा, सबसे पहले पता बताना, फिर दिनांक, फिर संबोधन देना है, यानी कि प्रिय मित्र हैं, ठीक है, प्रिय भाई है, कौन है, जो भी है सबको प्रिय लगा दो। अगर पिताजी हैं तो सम्माननीय पिताजी, पूज्य पिताजी, ठीक है, प्रिय पिताजी। ठीक है, और अभिवादन क्या है, नमस्कार लिखते हो। अगर दोस्त है तो नमस्कार। ठीक है, अगर दोस्त के बाद छोटा भाई है, ठीक है, तो आशीर्वाद लिखो। ठीक है, और अगर अपने से बड़ा कोई है जिसके आप चरण छू सकते हैं तो उन्हें प्रणाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी जिस प्रकार का व्यक्ति हो उस प्रकार का आपको लिखना है। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ ही आपको अभिवादन देना है। ठीक है, फिर देखो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूल कंटेंट की। अभिवादन देने के बाद यहां से आप अपनी मूल बात लिखेंगे, जो कि आपको परीक्षा में कहा गया है कि ये लिखना है। ठीक है, जैसा आपको विषय दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर लिखना है। फिर अंत में आप उसको दोबारा एक संबोधन देंगे कि प्रिय मित्र, तुम्हारा, तुम्हारी, ऐसा करके फिर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही काम है। आइए इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं, आपका मित्र पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन किताबी कीड़ा बनकर रह गया है, उसे अन्य गतिविधियों में सक्रिय होने की आवश्यकता है। और लाभों के विषय में बताते हुए, अन्य विषय के लाभों में बताते हुए लगभग एक पत्र का पेज लिखिए। अब भैया इनका जो मित्र है ना, वो वास्तव में ऐसे मित्र मिलते कहाँ है कि आजकल जो पढ़ाई करें, ठीक है, किताबी कीड़ा हो जाए। आजकल तो ऐसे मित्र हैं कि पढ़ाई छोड़कर सब करेंगे। ठीक है, तो वही बात है भैया, आ जाओ इनके मित्र की समस्या जो है वो दूर करते हैं फटाफट। आ जाओ फटाफट मिलके। तो भैया शांत सरोज बाग, भोपाल, मध्य प्रदेश। सबसे पहले हमने पता लिखा है जो कि हमसे कहा गया था। फिर दिनांक, तो दिनांक अपनी मर्जी से डाल लेना बेटा। अगर एग्जाम में दिनांक दी गई है तो डालना, और नहीं डालना है तो एग्जाम वाला डेट डाल देना, बात खत्म। ठीक है, फिर देखो क्या है, प्रिय मित्र गोलू। अब भाई अपने प्रिय मित्र का नाम लिखना है। मेरा प्रिय मित्र क्या है, गोलू है। ठीक है, चलो अब देखो, मैं कुशलता पूर्वक हूं, विश्वास है कि आप भी प्रसन्नचित्त होंगे। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने 9वीं कक्षा के सभी वर्गों में वार्षिक परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं तुम्हारी कर्मठता से बहुत वाकिफ हूं कि तुम हमेशा इधर उधर की बातों में ध्यान ना देकर गतिविधियों में सक्रिय, अरे गड़बड़ हो गया यहाँ पर, देखो, हमेशा इधर उधर की बातों में ध्यान न देकर अध्ययन में ही संलग्न रहते हो। लेकिन मैं समझता हूं कि किताबी ज्ञान के साथ साथ पाठ सहगामी पाठ्येतर क्रियाएं या पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय प्रतिभागी होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे त्वरित भाषण, वाद विवाद, बल प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, नाटक आदि। इससे हमारा न केवल शारीरिक विकास होगा बल्कि मानसिक विकास भी होगा। हमारे मन, हमारे अंदर गतिविधियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कौशल भी विकसित होंगे। अतः मैं आशा करता हूं कि तुम किताबी ज्ञान के साथ साथ भिन्न प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय होकर प्रतिभागिता करोगे। माता पिता को मेरा सादर प्रणाम और संगीता को स्नेह आशीर्वाद कहना, तुम्हारा मित्र। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एक मित्र ने दूसरे मित्र से ये कहा है कि भाई साहब पढ़ाई लिखाई तो एक अलग बात है, लेकिन और तमाम तरीके के खेल कूद में भी भाग लिया करो, भाषणबाजी भी किया करो, थोड़ा बहुत प्रतियोगिताओं में जलवा भी दिखाया करो। और ये इसलिए कहा है कि भाई व्यक्तित्व
जब हम स्कूल में होते हैं ना, तो हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं बनता है, और तमाम तरीके की चीज़ों से भी बनता है। तमाम तरीके की चीज़ों को सीखने से, समझने से हमारा व्यक्तित्व जो है वो खिलता है। तो उसी बात की जो है यहाँ पर वकालत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। तो भैया जी यहाँ पर ना कुछ प्रश्न आपके लिए फिर उपलब्ध हैं। ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं ना, ये आपको गृह कार्य हैं। क्या है? गृह कार्य। ठीक है। और गृह कार्य क्यों है भैया? क्योंकि यहाँ पर जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, रचनात्मक लेखन के अंदर जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये तमाम टॉपिक जो हैं वो क्यों है? रचनात्मक लेखन के अंदर जितने टॉपिक हैं वो प्रैक्टिस से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो प्रश्न आपके सामने, प्रैक्टिस आपको करना है। जितना करेंगे आप प्रैक्टिस, उतने ज्यादा जो है आपकी जो लिखने की कुशलता उसमें निखार आएगा, और उतने कम अंक जो हैं वो आपके कटेंगे परीक्षा में। ठीक बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है, आप जयपुर में रहने वाले चंद्र प्रकाश और हाल में ही आपने नया घर बनाया है, उसके लिए बिजली कनेक्शन लेने हेतु बिजली विभाग के अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, आपके क्षेत्र में सड़क बदहाल अवस्था में है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसकी जानकारी देते हुए उपयुक्त कार्रवाई हेतु शहरी ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये पत्र लिख लेना। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि आप पाखी या पंकज हैं। अगर पुल्लिंग हो भैया तो पंकज हो, और स्त्रीलिंग हो तो पाखी हो। ठीक है। जो मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन की 10वीं की परीक्षा है, उसे 120 शब्दों में पत्र लिखकर परीक्षा की तैयारी के विषय में समझाइए। फिर इसी तरीके से दूसरा जो पत्र है वो इस में लिखना है आपको कि भैया आपने एक दफ्तर खोल लिया है। ठीक है। और उसमें होने वाली असुविधा को बताना है, और रिहायशी सोसाइटी के नियमों से अवगत कराते हुए उन सारी चीज़ों को समझाना है। ठीक है। सोसाइटी के सचिव को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न है बेटा जो आपको हेल्प करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके साथ साथ एक चीज और करना कि भाई वास्तव में लिखकर लिखने का प्रयास करना है, मतलब कोशिश करते रहना, ताकि उससे ये होगा कि आपको जो है ना लिखने में सुविधा और सरलता दोनों चीजें हो जाएंगी, और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।